हाँ जी, तो नमस्ते सबको। और काफ़ी आज शुरू कर लिया हमने, काफ़ी बातें पहले ही कर ली, तो बाकी की बातें अब कर लेते हैं। लेकिन ये जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये प्रकृति पर डिपेंड करता है कि हम लोग उसकी वस्तु को किस तरह से व्यवहार में लाते हैं। हम हर वस्तु में, प्राकृतिक हर वस्तु में सत्व, रजस और तमस का गुण होता ही होता है। तीनों पॉजिटिव, क्योंकि बना ही इन तीनों से है। सत्व, रजस और तमस कहाँ से आते हैं? सत्व, रजस, तमस, ये आते कहाँ से हैं? इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर मोटी-मोटी लैंग्वेज में समझना है तो, ठीक है ना? तो ये हर एटम के अंदर, हर परमाणु के अंदर ये 3 गुण होते ही होते हैं। हर परमाणु में ये 3 गुण होते हैं और ये हमको भी पता है कि हर परमाणु में 3 गुण होते हैं। तो ये सारी सृष्टि बनी ही परमाणुओं से है। तो जब ये बनी ही परमाणुओं से है और परमाणुओं के अंदर ही ये तीनों चीजें मिश्रित हैं, तो जरूरी बात है कि हर परमाणु के अंदर ये 3 गुण छुपे हुए बैठे ही हैं। अब कौन सा इसमें से कब एक्टिव होता है? परमाणु के अंदर, प्रकृति के अंदर तो ये अपने हिसाब से एक्टिव होते हैं कि भाई पेड़ों के अंदर जो है वो थोड़ा सत्व गुण ज्यादा एक्टिव है और रजस कम है और तमस गुण भी ज्यादा एक्टिव है, इसलिए उनमें सॉलिडिटी बहुत ज्यादा होती है, उनमें मूवमेंट नहीं होती, वो अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। उनको आप लेजी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, ऐसे ही है। रजस गुण बहुत मिनिमम है। जब उनका मौसम आता है तो वो फल भी देते हैं, तो वो ग्रोथ भी करते हैं, फूल भी देते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो ये आपका हो गया तमस गुण प्रधान। तो तमस गुण प्रधान है उसके अंदर, लेकिन सत्व इसीलिए है क्योंकि वो बुरा किसी का कुछ नहीं करते, ठीक है ना? किसी का बुरा नहीं करते। तो हर प्रकृति की वस्तु के अंदर ये तीनों गुण बैलेंस्ड तरीके से, अपने अपने तरीके से एक्टिव नॉन एक्टिव होकर काम करते ही रहते हैं। ये तो करते ही रहते हैं। ये आपके ऊपर, हमारे ऊपर नहीं है कि हम उसको किस तरह कर रहे हैं, वो अपने आप ही होता रहता है। तो हमको हमारा काम, क्योंकि हम चेतन हैं, हम जड़ वस्तु नहीं है, ठीक है ना? प्रकृति की वस्तु, हर वस्तु जड़ है। जड़ का मतलब होता है कि जिसके अंदर कॉन्शियस या चेतन नहीं होती, जिसके अंदर आत्मा नहीं होती, आत्मा के गुण नहीं होते, वो जड़ होती है। अब चेतन वस्तु प्रकृति के अंदर केवल हम हैं। परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति है और परमात्मा है। परमात्मा को कोई काम नहीं करना, परमात्मा को कुछ काम नहीं लेना चाहिए जड़ से, सिवाय क्रिएशन करने के। काम तो हमको लेना है ना, जीवात्मा को। जितनी भी जीवात्माएं हैं, चाहे वो कीड़े के रूप में जन्मे, चाहे वो जानवर के रूप में जन्मे, चाहे मनुष्य, उनको काम लेना है प्रकृति से, सभी को, ठीक? तो ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से यूज करते हैं। हम उसके सत्व को ज्यादा यूज करते हैं, रजस को यूज करते हैं, तमस को यूज करते हैं, हम किसके साथ ज्यादा अटैच होते हैं, किसके साथ ज्यादा जब बस यूज करके छोड़ देते हैं, सब डिपेंड करता है। हमको ये समझ में आ जाए कि हमारे अंदर जो अहंकार है, वो अहंकार हमको दिया ही गया है अपना बेसिक सर्वाइवल के लिए। मैं करने के लिए नहीं दिया गया है। जब वो बेसिक सर्वाइवल के लिए दिया जाता है, तब वो अहंकार बेसिक अहंकार रहता है, उसमें दूषित नहीं होता, वो उसमें प्रकृति के द्वारा दी हुई बाकी लपेट नहीं लगती। तो ये दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट वी यूज। हमने सारा का सारा जो अपना अंतःकरण चतुष्टय है, प्रकृति से ही बोरो किया है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ हमने प्रकृति से बोरो किया है। प्रकृति से हम जन्म लेते समय बोरो करके ले आते हैं, ठीक है ना? यस, कोई कंफ्यूजन और नहीं, कोई कंफ्यूजन इसमें होना चाहिए? एक ही मुझे और पूछना था। तो ये जो कहा जाता है कि अहंकार को छोड़ दो, ईगो को छोड़ दो, तो इवन एनलाइटेंड पर्सन, जीवन मुक्त पर्सन का भी ईगो तो पूरा खत्म नहीं होता होगा ना? हाँ, तो उसका जब छोड़ने का मतलब होता है, उसका मतलब वही होता है कि जो नेगेटिविटी इसके अंदर प्रकृति से मांग के अटैच की है, उसको छोड़ो। जो उसकी ओरिजिनलिटी है अपने अहंकार की, उसकी ओरिजिनलिटी को आप छोड़ नहीं सकते, वो तो रहेगी। करेक्ट। वो तो रहेगी, उसको आपको ऑप्शन ही नहीं है आपके पास छोड़ने का। तो उसको छोड़ने की कोई इश्यू नहीं है। उसकी भी छूट की बात ऐसी होती है कि जब आप शरीर में जन्म ही नहीं लोगे, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मनुष्य कोई शरीर धारण नहीं करेगा, तो उसको ये अंतःकरण की चतुष्टय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? Yes, तो उस वक्त छूट जाएगा।
तो वो छोड़ने का वही मतलब होता है कि इवेंचुअली तो सब कुछ छोड़ना है ना। तो अगर सब कुछ छोड़ना है कि भाई मुझे जन्म ही नहीं लेना है, मुझे शरीर चाहिए ही नहीं, तो जब शरीर नहीं चाहिए तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं चाहिए, तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ भी नहीं चाहिए, इनसे क्या लेना है जब जन्म ही नहीं लेना है। तो वो छोड़ने का वहां पर वो मतलब है कि सब कुछ छोड़ दो। हम्म, ठीक है, अल्टीमेट ठीक। फाइनल जो कहा जाता है वो इस तरह कहा जाता है, तो उसमें वही होता है कि सब छोड़ दो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, वेरी ठीक है ना? क्लियर। यस। हाँ जी, अब आगे बढ़े अपने पंचकोश के ऊपर। चलिए, अपने अपने ऑडियोज को ऑफ कर लीजिए ताकि साउंड में प्रॉब्लम नहीं हो। मैं पंचकोश पे मैंने कल मोस्टली बात की थी, और मेरा ख्याल है कि मेरा विचार है कि हमने ऑलमोस्ट इन डिटेल समझा दिया था कल। उसमें कोई बहुत ज्यादा एग्जाम्प्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको आज आपको तैतरीय उपनिषद, ये तैतरीय उपनिषद हमने कवर नहीं किया अभी तक। तैतरीय उपनिषद में पंचकोशों के बारे में क्या कहा है ये पढ़ के सुनाता हूं आपको। पढ़ता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो कल के टॉक के ऊपर फर्दर करते हुए आज हम पंचकोशों को तैतरीय उपनिषद के हिसाब से पढ़ के सुनाते हैं। तैतरीय उपनिषद कहता है कि अन्नमय कोश त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत, त्वचा यानी कि स्किन का आउटर जो होता है स्किन, वो त्वचा, उससे लेकर अस्थि अंदर की हड्डियों के अंदर जो अस्थि पर्यंत, इसका समुदाय पृथ्वीमय है। ये सब पृथ्वीमय है, ये सब पृथ्वी से ही तैयार होता है क्योंकि हम अन्न खा के बनाते हैं। त्वचा से आरंभ करके भीतर अस्थि मज्जा वीर्य पर्यंत जो समुदाय है ये पृथ्वीमय है अथवा पृथ्वी से बना हुआ ढांचा है। इसको अन्नमय कोश कहते हैं। अब इसमें समझने की बात यह है कि ये सारा कुछ अन्न के द्वारा ही मैन्युफैक्चर होता है। सब कुछ जो अन्न हम खाते हैं, वैसे तो अन्न से सभी कुछ बनता है, लेकिन अन्न जो हम खाते हैं उससे ये सब चीजें बनती हैं। ये पृथ्वीमय है, इनके अंदर पृथ्वी के सब गुण समाये हुए होते हैं और पृथ्वी के द्वारा ही हमको ये मिलता है। ठीक है ना? अब जो मट्टी के अंदर पैदा होते हैं, ठीक है, जो मट्टी में पैदा होते हैं, जो कीड़े मट्टी में पैदा होते हैं, जो मट्टी के अंदर अपने आप जन्म ले लेते हैं कीड़े, उनका पृथ्वीमय शरीर इस पृथ्वी से ही बनता है। उनके अंदर ये सारी चीजें पृथ्वी से डायरेक्टली बन जाती हैं। हमारे आपके अंदर भी, क्योंकि हम पृथ्वी से मांगा हुआ अन्न खाते हैं, तो ये पृथ्वीमय बनता है। ठीक है? तो क्या कहा इन्होंने? अन्नमय कोश जो है वो त्वचा यानी कि बाहर की त्वचा, उसके बाद अस्थि मज्जा वीर्य, इस सब कुछ जो है वो इसका जो समुदाय है, इसका जो कलेक्शन है, कलेक्टिव ग्रुप है, वो सारा ग्रुप समुदाय जो है वो पृथ्वीमय है, वो अन्नमय कोश है। ऑलराइट? प्राणमय, जो अंदर से बाहर जाता है वो प्राण होता है, और जो बाहर से अंदर आता है उसको अपान कहते हैं। जो समान, जो कि नाभि से लेकर सारे शरीर में पहुंचता है उसको समान कहते हैं। नाभि मुख्य केंद्र होती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब नाभि मुख्य केंद्र होती है डिस्ट्रीब्यूशन से, तो नाभि से जो डिस्ट्रीब्यूट होकर चलता है वो समान है, वो सारे शरीर में काम करता है, और हमको खाने पीने वगैरह के लिए और उसका रस जो है वो सारे शरीर में पहुंचाता है। उदान वो वाला होता है जो कंठस्थ अन्न वगैरह को नीचे पहुंचाने में काम में मदद करता है, डकार में मदद करता है, इन सब चीजों में ऊपर नीचे हवा करने से कंठ से कंट्रोल होके मदद करता है, उसको उदान कहते हैं। व्यान वो होता है जिससे कि शरीर में सारी चेष्टा होती है ऊपर से नीचे, जो कि रक्त पूरे शरीर में संचारित करता है। इसी को जीवात्मा, इसी के द्वारा जीवात्मा विचार भी करता है। जो हमारी थिंकिंग होती है, जो हमारा विचार होता है, वो व्यान प्राण से ही होता है, क्योंकि वही जो है डिस्ट्रीब्यूशन से कर करके ऊपर तक हमारे मस्तिष्क तक उसको भेजता है, तो हम विचार भी उसी से करते हैं। अब ये सारा का सारा समुदाय जो है ये प्राणमय कोश है। अब इसकी जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी प्राणमय कोश के अंदर आ जाती हैं।
ये प्राणमय कोश है, ठीक है ना। तो ये प्राणमय कोश इन चीजों से बना हुआ है। अब इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ी बाद में कर लेते हैं, पहले इसके बाद मनोमय और विज्ञानमय पर भी बात कर लेते हैं। मनोमय कोश जिसमें मन के साथ साथ अहंकार, वाक, स्पीच, पाद, फुट, पाणी, पायु और उपस्थ। पाणी हाथ, पायु पैर, उपस्थ नहीं सॉरी पायु और उपस्थ रिक्रिएशन एक्टिविटीज और विसर्जन करने की यानी कि आउटलेट्स की सारी एक्टिविटीज। 5 कर्म इंद्रियां, पांचों कर्म की इंद्रियां, जो कर्म की इंद्रियां होती हैं पांचों, यही होती हैं सारी। मतलब एक तो होती है मुख में खाने की, हाथ की, पांव की एक्टिविटीज की जो इंद्रियां होती हैं, वो सारी इंद्रियां मनोमय कोश में समाती हैं। मन जो होता है वो कर्म इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए मन जो है वो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और मन जो है वो अपने मन के तरीके से कर्म इंद्रियों से काम करवाता रहता है, और कर्म इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान मन में ही सीधा पहुंचता है। तो मनोमय कोश के अंदर कर्म इंद्रियां ये सारी आ जाती हैं और ये पार्ट्स आते हैं शरीर के। विज्ञानमय कोश बुद्धि वाला है, तो इसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र सुनना, त्वचा आउटसाइड की सेंस, नेत्र देखना, और जिह्वा जो कि टच करती है, और नासिका जो कि गंध लेती है। जिह्वा जो टेस्ट करती है, बोलती नहीं है, बोलना वाला जो है वो मनोमय में आ गया उसकी एक्टिविटी, लेकिन जो टेस्ट की एक्टिविटी है वो विज्ञानमय में है। और नासिका यानी कि गंध। तो इसका मतलब है 5 ज्ञान इंद्रियां। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां तो वहां निकल गई, अब ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रियां विज्ञानमय कोश के अंदर आती हैं, जो कि बुद्धि और चित्त के साथ अटैच्ड हैं। वो इस तरह अटैच्ड हैं कि जैसे ही ये ज्ञान देती हैं, वो ज्ञान बुद्धि ऑब्जर्व करती है, बुद्धि इनसे ज्ञान लेती है, और बुद्धि ही इनको ज्ञान वापस देती है काम करने के लिए। और बुद्धि को जो ज्ञान मिलता है वो बुद्धि स्टोर कर देती है चित्त के अंदर, स्टोरेज बैंक चित्त के अंदर। तो जब चित्त के अंदर बुद्धि स्टोर करती है ज्ञान को, तो बुद्धि वहां से बोरो करती है चित्त से। जब उसको दोबारा ज्ञान इंद्रियों के पास उस इंफॉर्मेशन को भेजना होता है कि तुम इस तरह काम करो, इस पिछली बार ऐसे किया था, अब भी ऐसे ही करो, इस सिचुएशन में यूं करो, वो सारा काम जो है बुद्धि जो है वो चित्त से बोरो करती है और बोरो करके भेजती है। ठीक है, वो भेजती है विज्ञान में कोश में इन इंद्रियों को, जो विज्ञान में कोश कंट्रोल करता है। तो हमने आपको बताया कि मनोमय कोश में क्या चीजें हैं और विज्ञान में कोश में क्या चीजें हैं। आनंदमय कोश, आनंदमय कोश वो है जिसमें प्रीति, प्रसन्नता ये रहता है, उसमें कोई चीज ऊपर नीचे कुछ नहीं होती, आनंद का आधार रहता है, आनंद का ही रूप रहता है, और सुख, आनंद सब वगैरह सब रहता है। तो ये हो गया हमारा आनंदमय कोश। अब तैत्रीय उपनिषद में इसको इस तरह से डिवाइड करके बताया गया है। तो तैत्रीय उपनिषद पर डिवाइड किया हुआ के हिसाब से मैंने आपको पढ़ के सुनाया है कि आनंदमय कोश और ये सारे पांचों कोशों में क्या 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 कवर होता है। अब इस चीज को अगर फिर से और समझना हो तो आप मुझे बताएं, तो मैं इसको इन डिटेल थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये कैसे 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 चलता है। लेकिन इसमें मनोमय कोश के अंदर जैसे बताया कि वाक, अहंकार और 5 कर्म इंद्रियां आती हैं, और विज्ञानमय कोश में जैसे बताया कि बुद्धि, चित्त और कर्म ज्ञान इंद्रियां आती हैं। तो अगर ये समझ में आ जाए कि मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में ये आता है, और प्राणमय कोश में 10 प्राण बेसिकली आते हैं जो काम करते हैं, और पहला जो है अन्नमय कोश, उसमें सारी वो चीजें आती हैं जो अन्न से तैयार होती हैं। ठीक, जो भी अन्न से पृथ्वीमय है वो तो अन्न से तैयार होती है। तो ये सारा कुछ समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी कि मनोमय, प्राणमय इन सब में क्या है। इसमें अब ये देखिए, हमारे लिए ये समझना है कि हमने अपने कोशों को
क्योंकि ये सारे के सारे कोश हमको इन्फ्लुएंस करते हैं सम वे और दी अदर। ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बीइंग्स को या हर एक लिविंग प्राणी को ये सब कोश इन्फ्लुएंस करते हैं। उसकी लिविंग को, उसकी थिंकिंग को, उसके लाइफ पैटर्न को, उसके लाइफ स्टाइल्स को, हर चीज को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब ये इन्फ्लुएंस करते ही हैं और हमको ये पता है कि यही हमारे बेसिकली अंदर का साइकिल सर्कल है जो कि हमको कंट्रोल करता है हर चीज में। हमने आपको ये बताया कि ये जो सारे के सारे डिसीजेज, सारे के सारे सर्कल्स हैं, हमारे इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से ये बाहर से अंदर को आ रहे हैं। अन्नमय कोश एकदम आउटर सर्कल है, आउटसाइड का, यानी स्किन के, हड्डियों का, स्किन का, शरीर का सर्कल है। उसके अंदर प्राण चलते हैं। तो ये नेक्स्ट इनसाइड है, मनोमय और भी अंदर है, क्योंकि वो मन है। फिर जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो उसके और भी अंदर है। तो ये पीयूष जी पांचों जो है हमारे बॉडी में एक साथ काम करते हैं? हाँ, सब साइमल्टेनियसली काम करते रहते हैं, अपना अपना काम। अहंकार है, सब वाक कुछ, है, जैसे हाँ, ये सब सब अपने चीजें। अपने तरीके से काम करते रहते हैं। सब अपने अपने तरीके से काम करते रहते हैं। जी। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, जो मैं समझा रहा था आपको, ये बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। हमने अन्नमय कोश जो है, पहला कोश जो अन्नमय कोश है, वो एकदम एक्सटर्नल हमारी बॉडी का कोश है। सेकंड प्राणमय थोड़ा उसके अंदर है, मनोमय और अंदर है, विज्ञान में और भी अंदर है, और आनंदमय तो एकदम आत्मा के अंदर स्थित है, बिल्कुल अंदर। तो ये हमने बाहर से अंदर का ऑरा सर्कल 5 डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना। जो ऑरा कैमरास हैं, वो अंदर से बाहर की पिक्चर्स लेते हैं। क्योंकि वो अंदर से बाहर की पिक्चर्स लेते हैं, वो आउटर स्किन के आसपास के ऑरा की पिक्चर तो ले रहे हैं, उसके बियॉन्ड की पिक्चर्स को अभी तक वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नलाइज करना चाहते हैं, और जो एकदम अंदर की चीज है वो बाहर नहीं निकलती। तो इसीलिए इसीलिए वो जो अन्नमय कोश है वो तो दिखता है, और कुछ कुछ हद तक कहा जा सकता है कि 30-40% प्राणमय कोश भी ऑरा सर्कल में दिखने लग जाता है, बट दैट इज द लिमिट। उसके बियॉन्ड मनोमय, विज्ञान में तो दिखता ही नहीं है, और अगर कभी दिखने भी लग जाए तो आनंद में तो दिखेगा ही नहीं कभी उस ऑरा कैमरास के अंदर। मैं बस यही समझा रहा हूं आपको कि हम एक्सटर्नल से इंटरनल की ओर बढ़ते हैं, जबकि ऑरा कैमरास इंटरनल से एक्सटर्नल की ओर जाने की चेष्टा में लगे होते हैं, बिकॉज उनको बाहरी सब कुछ को बाहर दिखाकर देखना है, क्योंकि उनको हर चीज को एक्सटर्नलाइज करके देखना है ना। आप देखेंगे कैसे जब तक उसको बाहर नहीं निकालेंगे आप? किसी के मन में क्या है आप कैसे देखेंगे जब तक कि वो जाहिर नहीं करेगा, जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, तब तक आप उसके मन में क्या है आप नहीं देख पाते। करेक्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट इस तरह है और उसका कॉन्सेप्ट उस तरह है। अब मैंने आपको 7 चक्रों या 8 चक्रों और 5 कोशों के बारे में बताया है। ये 8 चक्र और 5 कोश, इन पर चर्चा या चिंता क्यों होती है? व्हाई डू वी टॉक अबाउट इट एट ऑल? क्यों इसको योग दर्शन ने मेंशन भी किया है? योग दर्शन ने मेंशन इसलिए किया है क्योंकि हम एक शरीर में जन्म लेते हैं, और हम शरीर को यूज कर रहे हैं ताकि हमको मुक्ति मिल सके, ताकि हम शरीर को यूज करके मोक्ष प्राप्ति प्राप्त कर सकें, ताकि हम इस जन्म मरण के बंधन से छूट सकें। योग, युग, युज, मिलना, किससे मिलना? परमात्मा से, मेकर से, जो कि हमको बनाने वाला है, उससे हमको मिलना है। तो ये सारी प्रक्रिया का नाम योग है, और वो योग दर्शन का पर्पस ही यही है। योग दर्शन के अंदर जितने भी सूक्त और जितने भी फैक्ट्स लिए गए हैं, वो सारे के सारे स्प्रेड ओवर वेदों से बोरो किए गए हैं। हर एक दर्शन में ऐसा है, हर एक दर्शन में ऐसा ही है कि वो क्या करते हैं कि वो एक सब्जेक्ट को उठा लेते हैं। ठीक। वैशेषिक दर्शन एक सब्जेक्ट उठाता है। वैशेषिक का सब्जेक्ट है कि जब क्रिएशन बनती है, जब क्रिएशन बन गई है, उसके बाद क्रिएशन के अंदर प्रकृति का, परमाणुओं का क्या स्वरूप है, काम कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, ये उसका सब्जेक्ट है। बस वो इसी पे बात करता है। वो किसी दूसरे दर्शन को निगेट नहीं करता, चैलेंज नहीं करता।
उसका यही काम है कि वो अपने एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा काम करता है और उसी पर वो टिका रहता है और वो सारा का सारा बोरो करता है इंफॉर्मेशन विदाउट एनी अटैचमेंट फ्रॉम वेद। मतलब ये है कि वो ये कहता है कि मैं ये भी नहीं मानता कि ये सच है और ये भी नहीं मानता कि ये झूठ है, लेकिन मैं सिर्फ वेद से बोरो करके मंत्रों को इसको एनालाइज करके इसको प्रूव करूंगा कि ये कैसे सिद्ध होता है या नहीं सिद्ध होता। ठीक है, इस तरह से दर्शन काम करते हैं। बहुत ज्यादा क्रिटिकली और एकदम परफेक्ट तरीके से दर्शन काम करते हैं। 6 के 6 दर्शन बड़े अमेजिंग तरीके से काम करते हैं दर्शन। तो दर्शन जो होते हैं वो यही बताते हैं आपको कि हमने ये चीज बोरो की, इंफॉर्मेशन हमने सारी वेदों से ही बोरो की। इंफॉर्मेशन बोरो करके जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो मंत्र हैं उसको हमने बोरो कर लिया। तो उनको बोरो करके हम आपको ये बता रहे हैं कि हम क्या चीज प्रूव कर रहे हैं, कि हमारा जो व्यू ऑफ पॉइंट है, हमारा जो सब्जेक्ट है, उसको किस तरह हम प्रूव कर रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद द योग दर्शन आल्सो। तो योग दर्शन जो है उसका सब्जेक्ट मैटर ही एक है कि किस तरह से मनुष्य जो आत्मा होती है परमात्मा से मेल कर सकती है, जुड़ सकती है, अपने आप को मेकर के साथ मिल सकता है। हाउ कैन अ क्रीचर मीट द मेकर। तो उसका सब्जेक्ट ही यही है और उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। बाकी सब चीजें इन द बिटवीन जो आती हैं वो सारी थ्योरीज हैं, सब थ्योरीज वहां पर प्रूव्ड है। तो अगर उस सब्जेक्ट को हम समझ लेते हैं तो सब्जेक्ट के बीच में मिलने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो अगर शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आप मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। तो आप साधना के लिए किसी भी आसन में, किसी भी सिद्ध पोजीशन में बैठ नहीं पाएंगे। जब आप बैठ ही नहीं पाएंगे तो मेडिटेट कैसे करेंगे, साधना कैसे करेंगे। तो शरीर को ठीक रखिए। शरीर डिस्टर्ब करता रहेगा, पेन देता रहेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी, तो आप मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर जो योग दर्शन में जो मन पर्पस है शरीर को ठीक रखने का, वो यही है। उसमें जो आसन का मेंशन है बस उतना ही है, उसके बियॉन्ड योग दर्शन में आसन का कोई मेंशन नहीं है। ये जितने आसन बने हुए हैं वो सारे आसन बाद में डेवलप हुए हैं। मोस्टली ये सारे आसन जो हैं ये कुछ सालों के बाद योग दर्शन को पढ़ने वालों ने डेवलप किए हैं। आजकल जो हमारे पास आसन अवेलेबल हैं वो मोस्टली सारे के सारे आसन जो हैं वो अपने क्या नाम है उस धाम का जिससे योगी जी जुड़े हुए हैं, गोरख। ये गोरख, बाबा गोरखनाथ और उनके जो ओरिजिन्स हैं, गोरख धाम के ओरिजिन्स जो हैं, उन लोगों के द्वारा ये आसनों को मोस्टली बनाया गया है, डेवलप किया गया है। तो उसके ऊपर स्पेशलाइज करते थे और स्टडी करते थे और इन्वेंट करते थे। तो जो गोरख धाम था उसी ने ये सारा का सारा बनाया हुआ था, तो वहीं से चला आ रहा है। तो हमारे पास आज जो अवेलेबल है वहां से अवेलेबल है। लेकिन ये उसका पर्पस, योग दर्शन का पर्पस यही है कि किस तरह से शरीर को ठीक रख के और उसमें से इस तरह बनाया जाए शरीर को कि हम अपने आप को लीड करें टूवर्ड्स समाधि और परमात्मा से मिलने के लिए। तो ये जो सातों आठों चक्र हैं और जो कोश है, इनकी स्टडी भी इसीलिए है कि हमको ये समझ में आ जाए कि कौन कौन सी चीज हमको इन्फ्लुएंस करती है, इम्पैक्ट करती है, हमारे अंदर इस तरह से काम करती है कि हमको साधना करने में मदद करती है या हर्ट करती है या बाधा देती है। तो अगर हम चक्रों के ऊपर इस तरह से मेडिटेट करेंगे, इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से उनको एक्साइट करेंगे, इस तरह से उनको एनर्जाइज करेंगे और फिर ये याद रखेंगे कि ये 5 कोशों के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और इनका इम्पैक्ट 5 कोशों पर आता है। तो चक्रों का जब हमने जिक्र किया था तो हमने कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों पर बात नहीं की थी। लेकिन जब हम कोशों पे बात करते हैं तो हम ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियों पे बात करते हैं। चक्रों का हमने जब जिक्र किया था तो प्राण की बात तो आती है, क्योंकि प्राणों द्वारा ही सारे के सारे चक्र जो है वो एक्साइट होते हैं। लेकिन प्राणों की डिस्कशन उस तरह से 10 प्राण की एनालाइज नहीं होती। लेकिन जब हम प्राणमय कोश की बात करते हैं तो हम 10 प्राणों की बात करते हैं। और उसके बाद
ये समझ में आ जाता है कि ये जो चक्र हैं, ये सारे के सारे चक्र और ये सारे के सारे कोश, ये हमको समझ में आ जाता है कि ये सारे के सारे चक्र और ये सारे के सारे कोश, चक्रों में भी इवेंचुअली हम ये समझ लेते हैं कि हमने क्या करना है कि हमने अपनी सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू एनर्जाइज करके एनर्जी को ऊपर भेज के हमने सहस्रार तक, ब्रह्मरंध्र तक भेजना है। हम अगर उसको सहस्रार तक या ब्रह्मरंध्र तक पूरी एनर्जी को ऊपर करके भेज पाते हैं तो हम मेडिटेटिव पोजीशन में बड़े आराम से बैठ सकते हैं। ये हमको पता रहता है। हमको ये पता रहता है कि अगर हम सहस्रार तक उस एक सुषुम्ना नाड़ी से जो मूलाधार से शुरू होती है और मूलाधार को अगर उस तरह से काम करते हैं मूलाधार चक्र के ऊपर और उससे हम एनर्जी को एक स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट करके ऊपर भेजते हैं, जो कि हम अपनी आसन की समाधि की अवस्था में, सिद्ध आसन की अवस्था में बैठ के करते हैं, तो हमको सहस्रार तक जब कॉन्शियसनेस और एनर्जी पहुंचती है तो हम फिर मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, हमारी समाधि लग सकती है। ये हमको चक्रों की स्टडी से समझ में आता है। हमको ये भी समझ में आता है कि चक्रों के द्वारा हम मेडिटेशन अलग अलग चक्र पॉइंट्स पे कर सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी पॉइंट्स हैं। चाहे हम उसको यहाँ पर करें, आज्ञा चक्र पर करें, चाहे हम उसको विशुद्धि चक्र पर करें, चाहे हम उसको अनाहत हृदय के चक्र पर करें, इनके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो हम इनके द्वारा भी कॉन्सेंट्रेट करके, क्योंकि ये एनर्जी पॉइंट्स हैं, तो हम मेडिटेट कर सकते हैं। ये समझ में आ जाता है हमको। अब इसके बाद कोशों से हमको ये समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज हमारी किस चीज को इन्फ्लुएंस कर रही है, कि हमारे प्राणों को हमारे अन्न इन्फ्लुएंस करते ही हैं और अन्न के द्वारा ही हम अपने प्राणों के बाद मन की चीजों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और विज्ञान की चीजों को यानी कि बुद्धि की चीजों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं शरीर में, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन चीजों को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मनोमय कोश को इन्फ्लुएंस करने वाली चीजें ये सारी हैं, विज्ञानमय कोश को इन्फ्लुएंस करने वाली ज्ञान इंद्रियां हैं और ये सारी हैं। तो ये हमको समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया तो हमको पता चल गया कि अब हमको आनंदमय कोश तक जाने के लिए, जो कि हमारे अंदर ही है, इट इज नॉट फार अवे, इट इज विद इन मी, हमको क्या करना है। समझ में आ गया कि आनंदमय कोश में हमको क्या करना है। ठीक है, तो ये जो पर्पस है अचीव करने का, ये योग दर्शन चक्रों की भी और कोशों की भी बात करके इस चीज को समझाता है कि इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर योग दर्शन आपको ये कहे कि आप सिर्फ समाधि करने के लिए आसन लगा के बैठ जाइए और बैठने के बाद आप सारा दिन चिंतन करते रहिए, बैठे रहिए, सांस लेते रहिए और अपना बस यूं ही मेडिटेट करने की कोशिश करे, तो इंटेलेक्चुअली मनुष्य को जब तक ये सब चीजों के कारण नहीं समझ में आते कि वाई एंड हाउ, मनुष्य इसको अचीव नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही साइंटिफिकली, बहुत ही लॉजिकली डिस्क्राइब्ड सारी चीजें हैं जो कि मनुष्य को समझनी चाहिए कि हमको क्या करना है। तो ये समझने के बाद ही हमको ये पता चलता है कि हमने अपनी एंड रिजल्ट को पाने के लिए, समाधि को पाने के लिए हमको क्या करना है। Why must we have the knowledge of chakras and the koshas? Because once we know these things, we will be having a full control on our own system, ताकि हमको हमारा सिस्टम हेल्प करे कि हमको हेल्प करो भाई, हमने मेडिटेशन लगानी है, हमने समाधि की अवस्था में पहुंचना है, हमने परमात्मा को प्राप्त करना है। तो इनको समझने के लिए ही योग दर्शन इनको पिक करता है और ये सारी इंफॉर्मेशन वो वेदों से ही बोरो करता है। सारे वेदों के अंदर ही स्प्रेड आउट है सारी की सारी इंफॉर्मेशन, वहीं से बोरो कर कर ये हमारे सामने प्रेजेंट करता है और लॉजिकली डिस्क्राइब कर देता है कि ये है और ये कारण है। ठीक है, तो ये है रोल चक्रों का भी और कोशों का भी। तो अब आप लोग मुझसे पूछिए, अगर कुछ पूछना हो या फिर से कुछ समझना हो तो मैं समझाऊंगा। पीयूष जी, हम्म वो जो
वो है प्राणमय कोश और 5 प्रकार के प्राण, उनको आप जरा फिर से समझाएंगे? जो बाहर से अंदर आता है उसको उदान कहते हैं, जो अंदर से बाहर जाता है उसको प्राण कहते हैं। तभी कहा जाता है कि प्राण छूट गए। ठीक है। जो नाभि में स्थित होता है और नाभि में स्थित होके सारे शरीर में रक्त वगैरह रस वगैरह भेजता है, एनर्जीज भेजता है, उसको समान कहते हैं। नहीं सॉरी, उदान नहीं, अपान। जो बाहर से अंदर आता है उसको अपान कहते हैं। जो उदान होता है वो कंठ में काम करता है, कंठ स्थित काम करता है उदान। उदान का काम ये होता है कि किसी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शब्दों को बाहर फेंकने के लिए जो एनर्जी और हवा चाहिए वो उदान प्रोवाइड करता है। जो खाना हजम करने के लिए गले से नीचे उतारने का काम है वो उदान काम करता है। और कभी हमको डकार लेना पड़ता है या हमको और कोई चीज ऐसा उल्टी करनी पड़ती है तो वो सारा काम उदान करता है। तो अपान वो प्राण है जो बाहर से अंदर आता है, प्राण वो प्राण है जो अंदर से बाहर जाता है, उदान वो प्राण है जो गले में काम करता है, समान वो प्राण है जो नाभि में रहता है और नाभि से वो सारी चीजों को, जो डाइजेस्टेड फूड वगैरह होता है, उनके एनर्जीज को, उनकी इंग्रेडिएंट्स को, रसों को सारे शरीर में फैलाता है। और लास्टली व्यान वो प्राण होता है जो कि रक्त संचार का काम करता है। व्यान का काम होता है कि सारे शरीर में रक्त को कैसे भेजा जाए, पुश किया जाए, संचार किया जाए, और व्यान के द्वारा ही मनुष्य के अंदर बुद्धि और विवेक का काम होता है, जो कि उसको थिंकिंग या विचार बुद्धि देता है। विचार वो व्यान का ही काम है। अब इसके ऊपर मैं ये बता दूं आपको कि इतनी सी बात तो हो गई, लेकिन जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद इसको और भी आगे स्टेप्स पे लेके जाता है। तो आयुर्वेद ये देखता है कि जब किसी मनुष्य के अंदर थिंकिंग की या विचार शक्ति की या इन सब चीजों की कमी हो गई है, कि उसके अंदर बुद्धि की, विचार की कमी हो गई है, तो आयुर्वेद इमीडिएटली व्यान प्राण के ऊपर काम करना शुरू करता है। जब वो देखता है कि इसके शरीर के अंदर, हृदय के अंदर हार्ट की तकलीफ हो रही है, इसके ब्लड प्रेशर्स ठीक नहीं चल रहे हैं, तो क्या करता है वो इमीडिएटली रक्त संचार वाला जो प्राण है, व्यान प्राण, जो शक्तों का संचार करता है, और थोड़ा सा समान जो कि हर एक सारे शरीर में रस पहुंचाता है, उस पे काम करना शुरू करता है। तो उसके लिए कौन से आसन, उसके लिए कैसा प्राणायाम, उसके लिए कौन सी खाने की चीजें, जड़ी बूटी वगैरह वगैरह, सारी ये सारे काम आयुर्वेद इस तरह करता है। तो इसी तरह से स्टडी करके, क्योंकि हम मनुष्य की स्टडी ऐसे बनाते हैं और इसी तरह से हम काम करते हैं, तो जब पता चलता है कि ये कर्म इंद्रियों की कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब इसके मनोमय कोश में प्रॉब्लम है, तो उस कोश को इन चीजों से इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो उस तरह से आयुर्वेदिक मेडिकेशन काम करती है। तो ये स्टडीज जो हैं ये सब रिलेटेड, इंटर रिलेटेड नहीं है, एक्सटेंडेड है फ्रॉम वन सोर्स। सब वेदों से ही एक्सटेंडेड है, और ये वेदों से ही लेके हमने योग दर्शन बनाया, योग से हमने फिर दूसरी बनाई, चरक बनाया, फिर दूसरी चीज। तो ये सब चीजें रिलेटेड हैं फ्रॉम वन टू द अदर। ठीक है ना? हाँ जी, धन्यवाद। पीयूष जी, मैंने 8वां चक्र मैंने सुना ही नहीं, वो क्या होता है? 8वां चक्र होता है, हम लोग उसको नॉर्मली ललना कहते हैं, टंग। टंग 8वां चक्र ललना होता है। ललना में दोनों चीजें आती हैं, टेस्ट भी और स्पीच भी। हम हम ग्रास्प करते हैं टेस्ट के द्वारा, लेकिन हम जो एनर्जी की एक्सूबरेंस बाहर निकालते हैं वो सारी स्पीच से करते हैं, बातें करके करते हैं, स्पीच से करते हैं। ललना चक्र स्पीच वाला चक्र होता है, जो कि हमारे टंग पर होता है। ठीक है। अरुणा जी, आपका प्रश्न था चक्रों पर भी और कोशों पर भी। बताइए कि कैसा रहा? आपने 2 संडे सैटरडेज में कवर किया है चक्र भी, और बहुत नहीं, ही हमने अच्छा रहा। 6 सेशंस किए हैं चक्रों पर भी और कोशों पर भी। और पीयूष जी एक बात बताऊं, एक बार सुनने से नहीं, आपके वीडियोस बार बार जब सुनेंगे ना, तब वो
एकदम मीन्स ठीक तरह से समझ में आएगा। यानी जो हम कहते हैं ना एब्जॉर्ब कर लेना, वो तभी संभव है कि एटलीस्ट 2 बार सभी वीडियो सुनने पड़ेंगे ही। आप तो करेक्ट सुनती हैं क्या अनुआ जी, वीडियोस को? बिल्कुल करेक्ट। आप वो सुनती तो हैं? क्योंकि सुनना ही पीयूष पड़ेगा जी, दो। हाँ सुनना ही बिल्कुल, पड़ेगा। बार बार इसको सुनेंगे तो ही, जैसे आपने व्यान चक्र बताया कि आयुर्वेद से इसका संबंध है। अब मैं अपने ऊपर ये बात बताती हूँ कि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, सोच रही हूँ कि मैंने करना क्या है, और वो 10 मिनट तक मेरा माइंड एकदम शट डाउन रहेगा, समझ नहीं आएगा मैं खड़ी क्यों। एंड में मेरी ग्रैंड डॉटर पूछेगी, दादी आप क्या सोच रहे हो? मैंने कहा बेटा मैं सोच रही हूँ क्या करने आई हूँ मैं यहाँ पे। बहुत ये बार ऐसा होता है। ठीक, होता है, मेरे साथ तो विचार बहुत ज्यादा होता है, पता विचार। नहीं क्यों। हाँ, तो वो तो अपना व्यान चक्र मेरे को आई थिंक स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले तो प्राणायाम होता है, क्योंकि पहले जी, ही प्राणों को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्राणायाम करेंगे तो प्राण इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर हम बंद लगाना शुरू करेंगे, विशुद्धि से ही वो बंद लगाया, नीचे से बंद लगाया, तो प्राण जो है वो अपने व्यान चक्र को, विशुद्धि चक्र को ज्यादा एक्साइट करेंगे, ज्यादा काम करना शुरू करेंगे। ओके तो ओके, ये उसकी ट्रीटमेंट्स हैं सारी, जो हमने मतलब बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है सारी, बहुत साइंटिफिक अप्रोच है। इसमें ये नहीं है कि एक टैबलेट खा ली तो सारा कुछ ठीक हो गया, क्योंकि टैबलेट खाने से जो ठीक होता है वो 6 घंटे 8 घंटे के लिए ठीक हो सकता है। बिल्कुल फिर वैसा ही हो हाँ, जाएगा वो फिर तो। वही हो जाएगा, क्योर तो होता नहीं है। हम्म, लेकिन ये क्योर के लिए हमको ये, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो हर प्रॉब्लम को ग्रेजुअली ही क्रिएट करता है। अपने अंदर जो प्रॉब्लम हमारी सही क्रिएट बात है। होती है वो आस्ते बिल्कुल आस्ते 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 6 8 10 महीने में वो प्रॉब्लम बड़ी बड़ी हो जाती है। सडन प्रॉब्लम्स भी होती हैं शरीर में, बहुत सारी सडन प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम जो ग्रेजुअली क्रिएट होती हैं, फिर वो ठीक होने में भी ग्रेजुअली ही ठीक होती हैं। क्रॉनिक तो क्रॉनिक बन जाता वही ऐसे मनोमय कोष जो आपने बताया बहुत ही अच्छा, कि मन को अपने कैसे उसमें कंट्रोल में रखें और अपने। देखिए, लेकिन मन का सारा काम ही कर्म इंद्रियों से। बिल्कुल जैसे ही मन को इच्छा करती है कुछ करने की, तो वो कर्म इंद्रियों से ही सारा काम करवाता है, सारा काम कर्म इंद्रियों से करवाता है। तो उसको कर्म इंद्रियों से ही जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसी से मन को बड़ा खुशी मिलती है कि वाह बड़ा मजा आया। बिल्कुल तो मन का काम ही सारा कर्म इंद्रियों से है। तो अगर हमने, जैसे भगवान कृष्ण जिस बात को कहते हैं कि मन के कंट्रोल करो, मन चंचल करो है, सबसे पहले। तो अगर मन कंट्रोल में रहेगा तो कर्म कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि मन से ही तो कर्म इंद्रियां चल रही हैं ना। बिल्कुल तो मन कंट्रोल में रहेगा तो कर्म कंट्रोल में रहेंगे ना, और कर्म कंट्रोल में रहेंगे तो बुरे कर्म नहीं होंगे। सो मन का कंट्रोल ज्ञानेंद्रिय से होता है। मन का कंट्रोल कर्म इंद्रियों से होता है, बुद्धि का कंट्रोल ज्ञान इंद्रियों से होता है। अच्छा, विज्ञान में कोश का कंट्रोल ज्ञान इंद्रियों से है, बुद्धि का, चित्त का और बुद्धि का। लेकिन मन का कंट्रोल जो है वो कर्म इंद्रियों से है। आपने जो समझाया ना पीयूष जी, वो मैं इस तरह से सोचती हूँ कि हम किसी पर्वत के बहुत नीचे थे, और जैसे जैसे आप बताते गए और हम ऊपर ऊपर आपके साथ ट्रैवल करते करते, तो इतना बड़ा बड़ा पेरिफेरी हमारी नजर में आता गया, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमने बहुत नैरो हमारा सोच थी, लेकिन आपने हमें इतना ऊपर 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 लेके गए ना, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, कुछ अलग ही लेवल पे आप हमें लेके गए, सच बताती हूँ। और इतना कि वो समझ में लाना एक बार एक ही, वो बहुत डिफिकल्ट है। यानी नहीं वो पीयूष हमारी जी, ग्रेजुएट समझ की करके खोज है। छोड़ेंगे ना हम लोगों को। थैंक यू, अभी तो थैंक यू। केजी। देखिए देखिए, मैं तो एक पर्पस लेके चलता हूँ कि जो मेरे पास ज्ञान है बांट। और एक बात ये और भी बताता बहुत हूँ, अच्छी बात है पीयूष एक जी। बात बताता हूँ आपको, एक जिंदगी में सच को एकदम याद रख लीजिए कि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन और अपने नॉलेज को शेयर करते हैं या उसकी चर्चा करते हैं या बांटते हैं, तो आपका कोई नॉलेज घटता नहीं है। बढ़ता है और इनफैक्ट बढ़ता ही आपका है। थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि हम्म। आप उसको दोबारा से रिविजिट कर रहे हैं, उसको आप घस कर देख रहे हैं कि ठीक है कि नहीं ठीक है।
तो वो बढ़ता ही है, घटता नहीं है। और दूसरी बात कि आप एक चिंतन के स्टेज पर हैं, एक लेवल पर हैं। तो जिस चिंतन के स्टेज और लेवल पर आप हैं, उस चिंतन के स्टेज और लेवल से सुनने वाला ऑलवेज थोड़ा सा लोअर स्टेज पर होता है। बिल्कुल। तो हम तो बहुत ही जब आप उस स्टेज को रिविजिट करते हो तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो, जैसे कि सुनने वाला नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, तो इसी तरह बताने वाला भी नेक्स्ट स्टेज पे जाता है। वही ना पीयूष जी, हम लोग तो सो रहे थे, आपने हमें जागृत किया है। यही देखिए, यही प्रिंसिपल है नॉलेज के बांटने का। अगर आप नहीं बिल्कुल, बांटोगे तो वो आपके साथ दब के, खत्म टीम होके, मर के खत्म हो जाएगी। समाप्त हो जाएगा। और हमारे साथ ये ट्रेजेडी है, बहुत ज्यादा नॉलेज हमारा समाप्त हो जाता है बिकॉज बांटा नहीं जाता, दिया नहीं जाता। जितना भी सुनते हैं तो लगता है कि कितना सारा नॉलेज है अपने देश में। हाँ है, अपने अपने ही सारी कल्चर में नॉलेज है, ये और सारा पीयूष हमारा ही जी, नॉलेज है। ये और भी जितना हमारे देखते उतना अमेजिंग लगता है, कितना सारा ज्ञान है। पीयूष जी, ये भी हमारी ट्रेजेडी है कि हमें परमात्मा ने दिया सब है, शरीर दिया, सब मन, लेकिन उसको कैसे चलाए उसका एसओपी ही हमें बताया नहीं गया, जो नहीं, हम आपसे अभी बिल्कुल सुन बताया रहे गया। सारा का सारा उसने, परमात्मा ने हमको शरीर देने से पहले ही वेदों की वाणी दे दी है। लेकिन हमें कहाँ मिला? आप जब मिले तब हमें आपसे नहीं तो नहीं 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 पता नहीं, ये चला। देखिए, ये हम जिस सोसाइटी में आज रहते हैं, इस सोसाइटी में हम इस तरह रहते हैं कि हम इस चीजों पर ध्यान नहीं देते। बराबर। ठीक है, अगर हम आज से 1,000 1,500 पुरानी सोसाइटी में चले जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि हर बच्चा जन्म लेते के बाद के गुरुकुल में चला जाया करता था। तो करेक्ट। जब गुरुकुल में जाता था तो वेदों का अध्ययन करता था। तो वेदों के अध्ययन से ही तो अपनी जिंदगी की बाकी चीजों को लीड करता था। चाहे वो कोई वर्कमैन बने, चाहे वो सोल्जर बने, चाहे वो डॉक्टर बने, जो भी बने, पंडित बने, वो सब वेदों से ही बोरोड नॉलेज था। तो अगर वो वेदों से बोरोड नॉलेज था, किस तरह से पुराने, आज भी हम इस चीजों को बातें करते हैं ना कि ये मंदिर किस तरह बन गया, इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे अच्छे मंदिर इस तरह कैसे बन गए। उन दिनों में तो ये मशीनें नहीं थी, उन दिनों में ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन उनको नॉलेज था ना, उनको भी अकल थी। और जिस तरह से नॉलेज उन्होंने एग्जीक्यूट किया है वो हमको आज भी नहीं पता। हमको नहीं पता कैसे किया उन्होंने। जब हम उनके शस्त्रों की बात करते हैं कि महाभारत में जो शस्त्र यूज हुए हैं, हमको आज तक नहीं पता कि किस तरह के शस्त्र यूज हुए हैं। वी डोंट नो इवन टुडे। लेकिन नॉलेज तो था ना उनको। तो ये जरूरी बात है कि हमसे ज्यादा ही नॉलेज था। तो ये तो हम लोगों ने अब अपने सोशल लाइफ में इस तरह का बना लिया है कि हम बचपन से ही इसकी बातें नहीं करते या समझाते नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में अनिभिज्ञ हैं, हमको पता ही नहीं। अगर परमात्मा ने अपनी तरफ से तो कोई खामी नहीं की ना, परमात्मा ने तो दिया ही हुआ है नहीं, ना। उनको तो उसने मैं तो नहीं वेद बोल वाणी दी हुई है ना। उसने तो कहा भाई जो बैठेगा मेडिटेशन में उसको वेद की वाणी सुनेगी, ग्रास्प करो, समझो और उसको पढ़ो। तो वो परमात्मा की तरफ से कोई वो नहीं, उसने संसार बनाने के साथ साथ संसार का इंस्ट्रक्शन मैनुअल साथ साथ दे दिया है कि ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इस तरह से सारा जीवन जियो, संसार को, प्रकृति को इस तरह समझो और इस तरह काम करो। सारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे दिया है। यहां तक कि वेदों में मंत्र हैं, अथर्ववेद में मंत्र हैं जो बताते हैं कि जौ को किस महीने में बो करना चाहिए, गेहूं को किस महीने में करना चाहिए, और कितना पानी देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जरूरी बात है कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो परमात्मा ने दिया हुआ है ना, हम लोग उसको फॉलो करें ना करें ये दूसरी बात है। ठीक है ना? पीयूष जी, हाँ जी। मैं तो खैर, आई थिंक मेरा बड़ा दुर्भाग्य कि मैं पिछले काफी टाइम से मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको, और ये तो आज वाला तो मुझे बिना पिछला बैकग्राउंड जाने मुझे इतना अच्छा लगा, इतना समझ में आया आज, बिना पिछले 5 मोक्ष और चक्र जो आपने बताया हमको सुने बगैर। तो मैं तो लगता है I was really unfortunate I missed all those sessions, but I will go and revisit the videos that you sent. वो मैं जरूर सुनूंगा मैं। मुझे एक सवाल है अभी आपसे, एक प्रश्न है। आशीष जी, हाँ। आपने वो एक ऑरा कैमरा बताया था एक आपने बीच में भी शब्द किया, व्हाट इज दैट? आई डिडंट गेट दैट पार्ट। नहीं, एक इन्होंने डेवलप किया है हमारे साइंटिस्ट ने, इसको ऑरा कैमरा बोलते हैं, जो इंसान के आसपास का ऑरा की फोटोग्राफी ले लेता है। अच्छा। और वो ऑरा कैमरा जो है वो फोटोग्राफी लेके बता देता है कि ये जो आदमी देख रहे हैं आप, ये अग्रेसिव है, ये पैसिव है, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये डल है, कैसा है। वो उसकी एनालिसिस कर लेते हैं।
बहुत सारी जगहों में तो मैंने ये आई हैव गॉन थ्रू दिस इन 2004 और 2003 जब मैंने किसी एक अमेरिकन जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपको यहाँ विजिट करना ही पड़ेगा क्योंकि हम आपको थ्रू ऑरा कैमरा के थ्रू ट्रैवल कराते हैं, देन वी एनालाइज एंड अंडरस्टैंड वेदर यू विल बी हायर्ड और नॉट। Okay. तो ये मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो तब भी मैंने देखा था कि ऑरा कैमरास के थ्रू ये इमेजेस लेकर तब हायर करते हैं हाई प्रोफेशनल्स को, ठीक है। अच्छा। तो वो ऑरा कैमरास इन्होंने डेवलप किए हुए हैं जिसके द्वारा ये बताते हैं, जैसे मैंने कल अपने टॉक में बताया था, आज फिर बताता हूँ कि अब जैसे कुत्ता जो होता है वो आपको सेंस कैसे कर लेता है कि कौन सा आदमी जो है इसके ऊपर भौंकना है और किसके ऊपर नहीं भौंकना। तो वो कुत्ता भी जो है ना वो आपके ऑरा की स्मेल्स को देख लेता है, उसको ऑरा की स्मेल आ जाती है। तो ऑरा जो होता है इंसान का उसमें स्मेल भी होती है जो हम आप नहीं समझ सकते। विजन तो होता ही है, जानवर बहुत दूर से आपको देख के समझ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग, मैं और प्रीति, हम लोग को वाइल्ड लाइफ का बहुत शौक था। तो हम लोग बहुत ज्यादा अक्सर ही जाते थे किसी ना किसी फॉरेस्ट में और ऊपर मचान वचान पे जाके बैठ जाते थे और सारा दिन एक दिन पूरा स्पेंड किया करते थे ऑब्जर्व करने के लिए। तो मैंने ये चीज नोटिस की है कि आपसे 1-1.25 किलोमीटर दूर एक हिरन बैठा है और वो हिरन के लिए आप कैमरा से क्लिक करके फोटोग्राफ लेने की कोशिश कर रहे हो और आपका जो कैमरा क्लिक करता है तो क्लिक का साउंड उसको सुन जाता है, क्योंकि वो नेचुरल साउंड नहीं है। वो नेचुरल साउंड नहीं है, वो क्लिक का साउंड सुनता है और वो घूमकर आपकी तरफ देखता है और जब वो घूमकर आपकी तरफ देखता है तो आपको देख पाता है और जब वो आपको देख पाता है, अब ये मुझे नहीं पता कि उसका विजन कितना 6x6 होता है कि वो इतनी दूर तक कितनी क्लियरली देखता है, मुझे नहीं पता, पर वो देखता 100% है और वो देखकर या तो भागेगा या खड़ा रहेगा। देखकर भागेगा या खड़ा रहेगा ये आपके ऑरा पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो आपके ऑरा को देख पाता है। हर जानवर जो होता है वो आपके ऑरा को देख पाता है, सूंघ पाता है, समझ पाता है। ये होता है हमारा ऑरा जो हमारे चारों तरफ एग्जूड करता है। तो ये जो हमने 5 कोशों की बात बताई है जो हम इंटरनलाइज करते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बॉडी में हमारे बाहर चलता है, उनका फ्लो, उनकी एनर्जी जो है हमारे बाहर चलती है। जो हम भी इंसान भी किसी एक इंसान को देखते ही हमको लगता है कि आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन और आई डोंट लाइक दिस पर्सन, वो भी हमारे ऑराज ही हैं जो एक दूसरे के साथ या तो अटैच करते हैं या क्लैश करते हैं। ये ऑराज हैं। तो वो ऑरा को, मैंने ऑरा कैमरा का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि इन्होंने डेवलप किया हुआ है और मुझे उसका पता है। तो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि क्या उसके बारे में आता है आपके, लेकिन ये मुझे पता है। तो इतना सा ऑराज के साथ ये कोशों का संपर्क है क्योंकि कोश ही हैं जो ऑरा क्रिएट करते हैं मनुष्य के शरीर के बाहर। तो अब ये समझ लीजिए कि जो पहला ऑरा हमारे बाहर क्रिएट होता है वो हमारे अन्नमय कोश का है, सेकंड ऑरा क्रिएट होगा प्राणमय कोश का, थर्ड ऑरा क्रिएट होगा मनोमय, फिर विज्ञानमय और लास्ट ऑरा आनंदमय कोश का क्रिएट होगा सबसे बाहर। ओके, ठीक है। लेकिन दूसरे किसी को समझने के लिए, दूसरा कोई मनुष्य होगा, जानवर होगा, उसके लिए समझने के लिए सबसे पहला होगा अन्नमय कोश, वो भी अन्नमय ऑरा को ही पहले समझेगा सबसे फर्स्ट, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। एक मेरा नॉर्थ एल्बर्टा में एक मेरा क्लाइंट हुआ करता था जिसको मैं कभी कभी विजिट करने जाता था। तो मैं जब अपने क्लाइंट्स को विजिट करता हूँ ना तो मैं बहुत सारी और भी बातें किया करता हूँ। आई डोंट ओनली टॉक बिजनेस, सो आई टॉक अबाउट देयर लाइफस्टाइल, आई टॉक अबाउट देयर आसपास की एनवायरनमेंट्स, उनका घर, उनकी प्रॉपर्टीज। तो मैं बहुत सारी बातें किया करता हूँ। तो उस क्लाइंट ने मुझे बताया था कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी उसकी, बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड। तो उसकी प्रॉपर्टी में काफी सारे वुडेड जंगल एरिया था, तो जंगल वगैरह वो प्रिजर्व करके रखता होता था।
तो उसने अपने सारी प्रॉपर्टी पर एक तरह का मार्किंग किया हुआ था, लाल रंग का मार्किंग, और उस पे लिखा हुआ था कि बाहर से अंदर कोई भी इस प्रॉपर्टी में शूट वगैरह नहीं कर सकता किसी एनिमल को, चाहे वो अब वो एक सीजन होता है। अल्बर्टा में क्या करते हैं कि एक सीजन होता है जिस सीजन में वो इतने जानवर मारने अलाउड है, इस तरह का वो डिक्लेयर कर देते हैं कि इतने हिरन मारने अलाउड है, इतने एल्क मारने अलाउड है, इस तरह डिस्क्राइब कर देते हैं। तो जो लोग शिकारी, जिनको शौक होता है शिकार वगैरह का, वो जाते हैं और वो अपना शूटिंग वूटिंग करते रहते हैं, उन एरिया में चले जाते हैं। तो इसने क्या किया, इसने बार्ब्ड वायर तो नहीं लगाई है, नहीं तो जानवर नहीं आएंगे। इसने सिर्फ एक रेड मार्किंग की हुई है अपने सारे उस बॉर्डर एरिया के पेड़ों और सब के ऊपर कि इन माय एरिया नो शूटिंग इज अलाउड, क्योंकि ये प्राइवेट मेरी प्रॉपर्टी है। अब देखिए, और दूसरी बात ये कहता है कि मैं पिछले 32-34 पता नहीं कितने सालों से मैं प्योर वेजिटेरियन हो गया हूँ, वीगन हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं खाता, मांस वांस मीट नहीं खाता। अच्छा, गोरा आदमी, नॉर्मल यहाँ का कैनेडियन गोरा। तो मैंने इसको ये पूछा तो कहता है कि अब ये जैसे ही शूटिंग का सीजन आता है, बिलीव नहीं करोगे कि इतने एनिमल्स मेरी प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। उनको पता होता है कि यहाँ पर हम सेफ हैं, यहाँ हमको गोली नहीं लगेगी, और बोलता है कि मैं अगर उनके आसपास भी घूमता हूं तो वो हिलते भी नहीं है, वो देखते रहते हैं मुझे, कि उनको पता है कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट देम, दे नो आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट देम, आई डोंट कंज्यूम मीट, दे कैन अंडरस्टैंड दैट आई डोंट कंज्यूम मीट। बताइए, हमारा आप इस चीज को नहीं समझते, मगर वो समझते हैं, जानवर समझते हैं, चाहे वो हिरन है, चाहे एल्क है, चाहे मूस है, कोई भी है, वो समझते हैं। पीयूष जी, ये मैंने अपना डॉग लिया ना, ये जी, आपको ऑडियो तो बताओ। वो एकदम 30 दिन का आया था मेरे पास। मैंने तो उसको अपने पास सुलाया नहीं उस समय, ठीक है, वो मेरी बाई ने सुलाया, उसके वो वनीता के पास सोता था, उसके पेट से चिपक करके। और उसको मालूम है कि मैं आई एम दी पर्सन, आई एम द बॉस। वो मेरे पास घूमता और मेरे को प्रोटेक्ट करता है। अभी भी मेरे को किसी को भी छूने नहीं देता है, बस खाली मेरी योगा टीचर को छूने देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पास भी 2 डॉग्स हैं, कि वो मुझे कुछ करेगी नहीं, और किसी को छूने भी नहीं देता है। यही समझ है, ये सारी जो समझ है ना जानवरों के अंदर, वो बोलते हैं, हमको बता तो सकते नहीं, वो नाम हमको कुछ लिख के दे सकते हैं, लेकिन ये समझ जो है ना, हमको समझनी पड़ेगी कि ये प्रकृति के अंदर ये समझ कहाँ से आती है, प्राणी में ये समझ कहाँ से आती है। ये सारी की सारी समझ इन राजों से ही समझ में आती है कि उनके अंदर भी इसी तरह के चक्र और इसी तरह के कोश काम करते हैं, और उनको इन चीजों की सेंस होती है, तो वो कोशों को समझ सकते हैं, ऑरा को समझ सकते हैं, जिसको हम एक्सूड करते हैं। ठीक है ना जी? एक फॉलोअप क्वेश्चन आता है जो ऑरा का बताया ना आपने। हाँ जी। तो does aura change with the change in your emotional or mental state? यस सर, यस सर। कर्मों से चेंज होते हैं, मन की अवस्था से चेंज होते हैं, ज्ञान की अवस्था से चेंज होते हैं, खाने पीने से, फूड से चेंज होते हैं, हर चीज से चेंज होते हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर भी तो इनसे ही होते हैं ना। तो जब मैन्युफैक्चर इनसे होते हैं, तो जैसे आप इनको चेंज करेंगे, वो भी अपने आप चेंज होंगे। नहीं, वो तो चलो ठीक है, आपकी जो खान पान है आपका जो है वो तो ठीक है। जैसे मैं इस पर शांत हूँ, मेरा एक ऑरा डिफरेंट है, मैं को अचानक गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, तो ऑरा क्या उसको चेंज होगा बिकॉज ऑफ माय इमोशनल स्टेट? हाँ, तो ये थोड़ा सा माइनर वेवलेंथ ऑफ चेंज हो सकता है कि फॉर द नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 मिनट्स हो, लेकिन अगर आप एक गुस्से के बाद गुस्सेले मनुष्य बन जाते हैं, तो आपका ऑरा पूरा चेंज हो जाएगा। अच्छा, मतलब मैं पहले बहुत शांत आदमी था, आजकल मैं गुस्से वाला आदमी हो गया हूँ, तो पूरा का पूरा ऑरा चेंज हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, बिहेवियर के ऊपर गुस्सा तो क्यों बनता आता ही। है? हाँ जी। आप गुस्से वाले क्यों हो गए? नहीं, मैं गुस्से वाला नहीं हो गया, मैं तो एक एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। मैं तो एक एग्जांपल यूज आप कर नहीं रहा हूँ। हो गए? मैं तो अच्छा, एग्जांपल यूज ठीक कर है। रहा हूँ कि ऑरा के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा। आंसर दे रहा हूँ सिर्फ उनको। पीयूष जी, हाँ। एक सवाल था। हाँ जी। पता नहीं, मैं वो मिस कर गई आपकी बातों में से, लेकिन मुझे वो चाहिए था उसका आंसर कि हमारे चक्र और हमारे कोश, तो ये चक्र और कोश वहां कोई मीन्स आर दे डायरेक्टली रिलेटेड कि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो अन्न कोश से, या इस तरह से उनका कनेक्शन है? सभी चक्रों का कोश सभी कोशों से है। ओके।
चक्रों का कोश, तो देखिए चक्र भी शरीर में है और कोश भी शरीर में है, ठीक है। कर्म इंद्रियों का इम्पैक्ट हमारे चक्रों पे पड़ता है, ज्ञान इंद्रियों का इम्पैक्ट हमारे चक्रों पे पड़ता है। उसी तरह से अन्नमय कोश का, खाने पीने का इम्पैक्ट हमारे चक्रों पे पड़ता है, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट तो सब चीज का पड़ता है, प्राणमय का तो पूरा ही पड़ता है। प्राणमय तो चक्रों को भी कंट्रोल करते हैं और हमारे प्राणों को भी, प्राणमय कोश को भी कंट्रोल करते हैं। तो इम्पैक्ट तो सभी का पड़ता है। और जब आप समाधि में बैठकर अपने सहस्त्रार तक अपनी मेडिटेशन को ले जा सकेंगे तो आपका आनंदमय कोश खुलने लगेगा, ठीक है ना। तो ये को इंटरैक्टेंट तो सब चीजों का ही है, क्योंकि शरीर ही है ना, सब कुछ शरीर के अंदर ही है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये कोश जो है वो हायरार्की ऑर्डर में है क्या? यानी आपको पहले अन्नमय कोश अगर नहीं है आपका अच्छा, तो आप प्राणमय कोश को बैलेंस करना मुश्किल है। अगर प्राणमय को, ये इस तरह का सोपान है? नहीं, ये है कनेक्टेड, लेकिन आप उनको करेक्शन कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोग हैं जिनका अन्नमय कोश ठीक नहीं होगा क्योंकि शरीर ठीक नहीं है, लेकिन वो प्राणों से अपने शरीर को कंट्रोल करके ठीक रख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि प्राणों को स्ट्रांग बना लिया उन्होंने, तो प्राण अच्छे हैं और कर्म तो अच्छे करेंगे तो मन हमेशा ठीक रहेगा। मेरा शरीर ठीक नहीं है पर मेरा मन एकदम ठीक रहता है, ठीक है ना। ये तो पॉसिबल है ना हमेशा, बराबर, ये पॉसिबल है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और प्रश्न कोई? ये सब डायनेमिक्स है ना, सब these are all dynamics, they are not static ना। हाँ, सब डायनेमिक है, बिल्कुल, कोई भी स्टैटिक नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ जी। This may not be related to today's discussion, but मैंने I think पहले हम समझते सुनते आते थे कि योग क्या है। योग है यूनियन ऑफ बॉडी, सोल एंड माइंड, ये हम सुनते थे पहले, ठीक है। लेकिन जैसे आज आपने भी बताया और मैंने और भी कुछ जगह सुना कि योग वो बेसिकली बॉडी, सोल और माइंड का यूनियन नहीं है, इट इज बेसिकली यूनियन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। देखिए, बॉडी, सोल, माइंड के बाद गॉड आता है ना। उसकी बात तो वेस्टर्न वर्ल्ड करता नहीं है ना। तो वेस्टर्न वर्ल्ड बॉडी, सोल, माइंड तक ही अटक के रह जाता है। उसको ये नहीं पता कि बॉडी, सोल, माइंड के बाद परमात्मा आत्मा है, जिसका मेन पर्पस ही परमात्मा है। हाँ जी। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं बोलता है। हाँ वही ना, तो हमारे अंदर सही जो सही उसका जो डेफिनेशन है वो है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, दैट इज योग, राइट? हाँ ठीक, बिल्कुल। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे या कहीं से सुना था कि हम जड़ और चेतन का भेद करते हैं कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। ठीक बात। पर मुझे सब ये समझ नहीं आया, जड़ समझ आ गया, मुझे चेतन समझ में आ गया, लेकिन हम उसका डिफरेंशिएशन हमें जानना क्यों जरूरी है जब हम ध्यान की तरफ जाते हैं? तो क्योंकि जो जड़ वस्तु होती है उसके अंदर कॉन्शियस या चेतन नहीं होती, उसको सिर्फ चेतन ही यूज करता है जी। चेतन जो होता है वो जड़ वस्तुओं को यूज करता है, करेक्ट। और क्योंकि वो जड़ वस्तुओं को यूज करता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जड़ वस्तु कैसी है और उसका यूज कैसा होना चाहिए। और उसको ये पता होना चाहिए कि हर जड़ वस्तु के अंदर 3 गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जरूर होते हैं। और मुझे इनको जानकर इनको किस तरह से अपने लिए व्यवहार करना है ताकि मैं इनका ठीक व्यवहार कर सकूं। इनके अंदर कॉन्शियस नहीं है, इनके अंदर वो वाली कॉन्शियस आत्मा नहीं है जो कि चेतन के अंदर होती है। और ये जानकर, क्योंकि प्रकृति के अंदर सारी वस्तुएं, प्रकृति जड़ है, प्रकृति के अंदर सारी वस्तुएं जड़ है, लेकिन प्रकृति के अंदर ही मनुष्य को जीना है और जीकर इन वस्तुओं को यूज करना है। हमारा शरीर भी जड़ है क्योंकि प्रकृति से बना है, लेकिन जब इसमें आत्मा आती है और प्राण आते हैं तो शरीर कार्यरत हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। लेकिन हमको ये जब समझ में आ जाता है कि ये शरीर भी हमारा जड़ है और हमको ये छोड़ के जाना है, क्योंकि हमने बोरो किया है, हम लेके नहीं जा सकते। प्रकृति से हम सब कुछ बोरो करते हैं और सब हमें छोड़ के जाना पड़ता है। हम कोई चीज लेके नहीं जा सकते क्योंकि आत्मा अकेले ट्रेवल करती है। तो इसीलिए चेतन का और जड़ का डिफरेंशिएशन हमको समझना पड़ता है। ओके, ठीक है, मैंने बहुत शॉर्टली आपको बताया है, फिर कभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसके ऊपर। जरूर जरूर, नहीं, थैंक यू। अब एक मेरा प्रश्न है सबसे आपसे कि क्या चाहेंगे कि नेक्स्ट वीक किस पर बात स्टार्ट की जाए? आप कहेंगे तो मैं कोई एक पुराना अपना उपनिषद उठा सकता हूँ जो कि हमने पहले किए हुए हैं, कोई भी ईश उपनिषद या कठ उपनिषद या कोई
बता सकता हूँ, अगर आप लोगों ने किसी ने ना अटेंड किए हों तो। पुराना कोई या- उपनिषद शुरू कर लीजिए पीयूष जी। हाँ, कोई भी एक पुराना कठ या केन या ईशोपनिषद मैंने नहीं सुना, ये मतलब आप उस वक्त आपका, तो कि आप वहां से शुरू करना कर सकें तो। सॉरी, ईशोपनिषद मैंने आपका पहले नहीं सुना हुआ। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास बाहर ईश के नोट्स पड़े होंगे तो मैं निकाल लेता हूँ और फिर हम नेक्स्ट वीक ईश उपनिषद पे शुरू कर लेंगे। पीयूष जी, ईश उपनिषद पीयूष बहुत जी, छोटा है। हाँ जी, हाँ जी। एक बार आपने वो भगवत गीता शुरू की, थोड़े सेशंस किए, फिर आपने बंद कर दिए। हाँ मैं जी, तो वहीं बिल्कुल। अटक गई हूँ। अच्छा, वो अभी- इंदिरा जी ऐसा है, सब लोग नहीं है ना उसमें, मैं भी हूँ उसमें शामिल गीता में। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं भी ये कहने वाला था आपसे कि अगर ईशोपनिषद आप नहीं कर रहे हो या एज अ बैकअप सेकंड, उसमें अगर आप गीता दोबारा कर सके तो बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल तो मैं, बिल्कुल। आप चाहते हैं कि मैं गीता दोबारा करूं? हाँ हाँ वो तो तो ऐसा एकदम तो ऐसा ऐसा करिए कि गिव मी उससे माइंड को बहुत वो गिव मिलता मी है, अच्छा लगता है। गिव मी 1 और 2 सुकून वीक्स टू मिलता है। गैदर माय गीता बुक्स, ठीक है? क्योंकि ठीक है, गीता गीता मैंने कर आपको लीजिए। बताया ना, मेरे पास बहुत सारी गीता हैं और बहुत सारे अलग-अलग नोट्स हैं, तो मुझे उनको गैदर करना पड़ेगा। तो मैं उनको गैदर कर लेता हूँ, 1 या 2 हफ्ता दे दीजिए, फिर मैं गीता पे बिल्कुल बिल्कुल। वी विल स्टार्ट ठीक है, प्लान एंड ठीक स्टार्ट है, गीता अगेन, ठीक है? हाँ दोबारा हम वो गीता मतलब बहुत खुशी होती थी सुन पूरी के। तरह गीता शुरू करेंगे दोबारा और बहुत डिटेल बहुत में आनंद मिलता है। हाँ लंबा लगा हाँ, के खूब डिटेल में आनंद करेंगे। मिलता है, सही बात है। ठीक है, वो करते हैं, पहले करते हैं। आपने जो थोड़ा सा बताया भी था, वो शॉर्ट वाले पूरे जो है शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, पूरा डिटेल में आप बताएं। ठीक है, अब गीता को डिटेल में ले लेंगे। एक्चुअली ठीक है। पीयूष जी, मैं एक सवाल भी वो भगवत गीता के ऊपर ही पूछने वाली थी कि अगली बार अगर, लेकिन आप अभी गीता पे डिटेल जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सवाल था सेकेंड अध्याय के 50वां जो श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो ये मुझे समझ में नहीं आता। चलिए इस पर भी बात कर लूंगा, आई विल टॉक अबाउट इट, ठीक है? अब मैं उसके दूसरे अध्याय के अपने नोट्स को निकालता हूँ और फिर देखता हूँ कहाँ मैंने लिखा हुआ है उनको और कहाँ पर हैं, तो मैं उनके ऊपर स्टडी स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट वीक हो सकता है मैं गीता स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपका जब इजीली आप 1 अवेलेबल या 2 उसको वीक कर लग जाएंगे सकें। मेरे को निकालने में, तो उसके बाद आपका हम खुद बिल्कुल डिटेल पे पीयूष जी, गीता स्टार्ट आपका खुद का मन होगा तब तो एकदम भव्य हो जाएगा। मन तो हमेशा रहता है, तन की बात होती है कि कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता, मन तो रहता ही है। नहीं, जो तो next- इजीली आपको मिल जाए नेक्स्ट हाँ। वीक तक। तो नेक्स्ट वीक कोई और सब्जेक्ट को ले लेंगे हाँ जो और भी उसके आप ठीक बाद, समझो। हाँ उसके बाद फिर हम उसके बाद के वीक से शायद पूरी गीता शुरू कर लो, बिल्कुल। ठीक है? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम बहुत थैंक यू इन एडवांस। तसल्ली से आराम से गीता पे बात करें। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, अपने परिचित जान पहचान लोगों को बता के रखिए कि हम गीता पे बात जरूर। करने वाले हैं, जो भी ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। दोबारा हम जरूर। गीता में पूरा अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब उनके अगर श्लोकों को अपलोड करना है, अगर आप लोगों को श्लोक साथ पढ़ने हैं और अपलोड करना है तो बता दीजिए, वो भी करेंगे। तो फिर अरुणा जी को हेल्प करना पड़ेगा, तो जरूर, अरुणा जी जरूर। अपलोड करेंगी तो मैं मैं उसको अपलोड कर पाऊंगा। बहुत बहुत मैं करूंगी, बहुत ठीक है, खुशी से करूंगी। तो फिर उनको फिर शेयर स्क्रीन करके श्लोकों को अपलोड करके उस पर बात करना शुरू कर लेंगे, जरूर। ठीक है ना? ठीक। चलिए फिर आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते पीयूष जी, नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा नमस्ते। लगा आज तो। बहुत नमस्ते। आज चलिए, तो बहुत जानने को मिला। आप भी स्वस्थ रहिए अच्छा है, नेक्स्ट चलिए वीक अच्छा, के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगले हाँ हफ्ते जी, join करेंगे। एकदम। ओके, नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते। नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते।